नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर सियासत और चुनाव कभी खत्म नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। बहुत सियासी पारा हिंदुस्तान में अपने उफान पर है। एक बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है, दूसरी खबर हरियाणा से आ रही है। सबसे पहले बिहार की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह हैं, वो बीजेपी की तरफ से बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आया था तब हर कोई कह रहा था कि बीजेपी को जितना मैंडेट मिला है ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार को अब की बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसके उलट बीजेपी ने जो चुनाव के दरमियान कहा था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन थोड़ा समय ही गुजरा है दोस्तों। अब नीतीश कुमार की जगह गिरिराज सिंह हैं, बीजेपी की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। जेडीयू की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इस मुद्दे पर हो सकते हैं। इसको लेकर भी सियासत तेज है और उधर तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ बिहार में हो रहा है नीतीश कुमार के साथ, ये सब जबरदस्ती है वो किया जा रहा है। एक तरफ हरियाणा में भी आज सियासी पारा उस दरमियान उबाल पर आ गया जब ये पता चला कि सतीश नांदल ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन है वो कर दिया है। सतीश नांदल के साथ में रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया, वन ऑफ देम सावित्री जिंदल हैं, वो भी उनके साथ खड़ी थी। गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादयान भी सतीश नांदल के साथ में खड़े थे और बहादुरगढ़ से कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही आते थे अधिकतर राजनीति उनकी, राजेश जी उनकी, लेकिन वो भी सतीश नांदल के साथ खड़े थे। और दोस्तों उस कॉन्फ्रेंस को अगर किसी ने भी ध्यान से देखा हो तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सतीश नांदल और उसके बाद बारी बारी तीनों निर्दलीय विधायक मीडिया ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। देवेंद्र कादयान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर आपने ध्यान से सुना हो दोस्तों तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने सतीश नांदल का ये नामांकन इस आधार पर भरवाया है कि हमारे अन्य पार्टियों में बहुत सारे साथी हैं और उनसे सलाह करके है हम लोग इस रास्ते पर आगे बढ़े हैं। सावित्री जिंदल का उसमें उनके साथ में खड़ा होना हैरान करता है। सावित्री जिंदल ने भी अपने संबोधन में देवेंद्र कादयान के सुर में सुर मिलाते हुए यही बात कही है। और आखिर में राजेश जून ने भी, जो नांदल साहब हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए यही बातें हैं वो दोहराई हैं। सतीश नांदल से मीडिया वालों ने पूछा कि आप तो बीजेपी पृष्ठभूमि से आते हैं, क्या अभी भी आपका स्टैंड उस पर कायम है? तो उन्होंने बाकायदा कहा कि मेरे पास बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष का पद है दोस्तों। तो इससे साफ संकेत मिलता है कि सतीश नांदल को इस चीज के लिए बीजेपी ने आगे ही किया होगा, तभी तो सतीश नांदल हैं, वो इतना बड़ा कदम है उन्होंने उठाया है। अब देखिए, किसी भी चुनाव का आधार सबसे पहले राज्यसभा में संख्या बल के आधार पर होता है। कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, बहुमत की तरफ बहुमत बीजेपी को भी मिला हुआ है। लेकिन इसी बीच एक सवाल जो सबसे बड़ा उठ खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो बहुत पुरानी राइवलरी है, लेकिन इसमें इनेलो का स्टैंड है वो दोस्तों क्या रहने वाला है? क्योंकि इनेलो के 2 विधायक हैं और इनेलो का स्टैंड इस मुद्दे पर सबसे अहम होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि आज भी बहुत सारा एंटी बीजेपी वोट बैंक है वो हरियाणा में है और बीजेपी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी आज भी कायम है। ये कांग्रेस के नेतृत्व की हार कह सकते हैं जो इस चुनाव में हुआ, वरना नतीजे तो कुछ और थे, जनता का मूड कुछ और था। लेकिन एक सशक्त नेतृत्व ना कर पाने के कारण कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस प्रदेश में एंटी बीजेपी वोट बैंक नहीं है, बल्कि इतना वोट बैंक है कि उसके सहारे अगर कोई अच्छा लीडर हो तो बीजेपी को 2029 में आसानी से सत्ता से उखाड़ फेंक सकता है। तो ऐसे में अब गेंद अभय सिंह चौटाला के पाले में भी होगी इनेलो की तरफ से। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शायद ऐसा लगता है कि इनेलो इस चीज में फूंक फूंक कर कदम है वो रख रही है, जबकि इनेलो के बारे में ऐसा नहीं जाना जाता है। पिछला चुनाव आपको याद होगा जब कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा में भेजा गया था और कांग्रेस के अजय माकन हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी थी। उस दरमियान अभय सिंह चौटाला ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में खुलेआम ये कह दिया था कि कार्तिकेय शर्मा को वोट उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि जेल में बड़े साहब यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बहुत खातिरदारी है मनु शर्मा ने की थी, बहुत रिगार्ड है चौटाला साहब का तिहाड़ जेल में मनु शर्मा ने किया था, इसके लिए हम उनका साथ दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तब भी इनेलो पर बहुत तीखे सवाल दागे गए थे कि इनेलो ने बीजेपी की मदद की है और बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति इनेलो कर रही है, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा वो केवल इसलिए साथ थे। तो दोस्तों आज इनेलो इसको लेकर कैसे देख रही होगी?
अगर इनेलो इसमें सतीश नांदल का साथ देती है तो लाजमी है, और वैसे कांग्रेस को कोई खतरा फिलहाल तो नजर नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल जाएगा इनेलो पर को घेरने के लिए। और जो इनेलो आज लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी राजनीति पर कम से कम एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें अभय सिंह चौटाला अगर बीजेपी के सतीश नांदल की मदद करते हैं, हालांकि वो नामांकन निर्दलीय के तौर पर भर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया कि उनके पास बीजेपी का बहुत बड़ा पद है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद कोई छोटा नहीं होता। सक्रिय राजनीति के ये वन ऑफ देम बिगेस्ट जो भी पद होता है उसमें से ही एक है, वो माना जाता है। तो ऐसे में क्या अभय सिंह चौटाला अगर नांदल का साथ देते हैं तो कांग्रेस की तरफ से लगातार उन पर आरोप लगाया जाएगा कि वो तो बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। अगर सतीश नांदल जीत जाते हैं तो अलग बात हो सकती है कि इनेलो कुछ ना कुछ अपने बचाव में कह दे, लेकिन अगर सतीश नांदल का इनेलो साथ भी दे देती है और अगर वो हार जाते हैं तो ये इनेलो के लिए गले की हड्डी, फिर ये मुद्दा 2029 तक है वो बन जाएगा और ये इनेलो का पीछा है वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान दोस्तों, जिस तरीके से सतीश नांदल ने कहा, जिस तरीके से खास तौर से देवेंद्र कादियान ने कहा, उनका कहना था कि बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ राजनीति करते हैं, उसमें से नांदल साहब भी एक हैं, हम लोग भी हैं, और वो तमाम पार्टियों में हैं उनके साथी। उनके दम पर बाकायदा उनसे बातचीत करके, सलाह करके ये नामांकन है वो भरवाया गया है। तो ऐसे में सतीश नांदल की पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो बीजेपी के साथ तो वो कम समय से जुड़े हैं। इससे पहले उनकी जितनी भी राजनीति पृष्ठभूमि रही है वो इनेलो के साथ ही रही है। तो ऐसे में क्या ये विधायक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनेलो की परिपाटी इस परिप्रेक्ष्य में उनके साथ आकर खड़ी हो जाएगी कि सतीश नांदल और हमारे तो इनेलो के बखत से संबंध थे। लेकिन दोस्तों शायद ये इनेलो के लिए अब की बार इतना आसान है वो नहीं रहने वाला है, और शायद ही इनेलो इस मामले में कोई रिस्क है वो उठाए। दोस्तों ना केवल प्रदेश में एंटी बीजेपी वोट बैंक अब बनता जा रहा है, बल्कि एंटी कांग्रेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन एंटी हुड्डा बैंक भी बहुत सारा है इस प्रदेश में बनता जा रहा है। और उस बड़े वोट बैंक पर जो एंटी बीजेपी भी हो सकता है, एंटी हुड्डा भी हो सकता है, उस वोट बैंक में केवल और केवल इनेलो बड़ी सेंधमारी है आज के दिन वो करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर इनेलो सतीश नांदल की तरफ जाती है तो बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा खतरा वो खुद के लिए उठाती है, कम से कम 2029 के चुनाव से पहले। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शायद ये इसे आप एक तरीके से सुसाइड ही कहेंगे, लेकिन अभी तक इनेलो ने इस मुद्दे पर अपना रुख, अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। और जाहिर तौर पर इनेलो के खेमे में भी इसको लेकर काफी चिंतन मंथन चल रहा होगा, और शायद इस फैसले के लिए इनेलो डीपली बहुत अंदर तक, बहुत रिसर्च तक जाएगी, और हो सकता है कि आम जनता का रुख भी जानने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें सतीश नांदल का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना तो साफ है दोस्तों, अगर कोई बड़ा खेल हरियाणा में होने वाला है तो उसमें इनेलो के 2 विधायकों का वोट है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो हो पाएगा। हो सकता है कांग्रेस के कुछ चेहरे अपनी पार्टी के साथ भीतरघात करने की फिराक में भी हो, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ऐसे में इनेलो के जो 2 विधायक हैं उनका वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनेलो इस मुद्दे पर अपना स्टैंड कब तक, अपना रुख कब तक स्पष्ट कर पाती है। लेकिन ये जरूर है कि ये गेंद अब इनेलो के पाले में है। इनेलो कोई रिस्क उठाती है या इस मुद्दे पर खुद को स्टैंड बाय पर रख लेती है और किसी को भी वोट देने की बजाय अपना वोट नोटा को डालती है। और अभय सिंह चौटाला अब राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी से लड़ते लड़ते शायद बहुत माहिर हो चले हैं, इसीलिए अभी तक अभय सिंह चौटाला का इस मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं आया है। बहुत माहिर पॉलिटिशियन हो चले हैं अभय सिंह चौटाला, इसीलिए अभी तक इनेलो इस मुद्दे पर खामोश है और बहुत सोच समझकर इनेलो है इस राज्यसभा चुनाव में शायद वोटिंग करने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इनेलो जानती है एंटी बीजेपी, एंटी हुड्डा वोट बैंक अब उसके पास आ रहा है। इस मुद्दे पर वो किसी को भी वोट देने की बजाय या तो घर बैठ सकते हैं उनके विधायक, या नोटा का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। पिछली बार कुछ बलराज कुंडू ने भी ऐसा किया था। लेकिन दोस्तों सियासत में एक बात और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, सियासत में हार जीत नहीं देखी जाती, लेकिन अगर आप अपने वोट बैंक का भी इस्तेमाल नहीं करते हो और वो प्रतिनिधि नहीं करते हैं ऐसा जो कि लोगों के चुने हुए हैं, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो वो भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है
उस पार्टी पर खड़ा हो जाता है। अगर इनेलो वोटिंग में भाग नहीं लेती है तो वो भी इनेलो के भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है वो लगा देगा कि जिन लोगों को चुनकर भेजा है अगर वही अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। लेकिन ये बड़ा सियासी उलटफेर भी हो सकता है और तमाम पार्टियां इस पर फूंक फूंक कर कदम है वो रख रही हैं। ये राज्यसभा चुनाव हुड्डा साहब की खिसकती हुई राजनीति को भी बचाने के तौर पर है वो देखा जा सकता है। अगर इस बार कोई भी चूक होती है तो दिल्ली दरबार से शायद ही कभी दोबारा से हुड्डा परिवार को कोई सपोर्ट है वो मिल पाए। और हुड्डा साहब इस पोजीशन में दिखाई नहीं देते हैं कि आला कमान को वो ब्लैकमेल है वो कर पाए। तो ये चुनाव बहुत रोचक है वो होने वाला है। दोस्तों ये बड़े सियासी उलटफेर हैं वो चल रहे हैं देश की राजनीति में। आपका क्या कहना है दोस्तों? 90 डिग्री को आप कमेंट करके बता सकते हैं। 90 डिग्री को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए।